निर्धनता। तो निर्धनता वाले चैप्टर के एमसीक्यू कर लेते हैं। ठीक है, हमने काफी सारे चैप्टर्स के एमसीक्यू निपटा दिए हैं और इसके भी चैप्टर हम जो है एमसीक्यू निपटाने वाले हैं। क्लियर है। सबसे पहले हम बेसिक जितने भी पॉइंट्स बनेंगे हम सारे वो कवर करेंगे और उसके बाद में आपको जितने भी प्रोग्राम्स यानी जो भी आप जैसे मानो मनरेगा आया था या कोई भी स्वर्ण जयंती, स्वरोजगार योजना एंड ऑल जो भी इतनी योजनाएं थी उन सबके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर हो गया। तो इस पार्ट में ही सब कुछ मिल जाएगा एमसीक्यू बेस पर। और जो इसके बाद जो स्वर्ण जयंती एंड ऑल जो भी योजनाओं के बारे में बताऊंगा उसको उसी की तरह नोट डाउन करना जैसे यहाँ पे लिखा गया होगा। ठीक है ना। अभी बात ये होती है कि जैसे अगर किसी ने अगर थ्योरी का पोर्शन अगर अटेंड कर लिया है तो उसको फिर वो दोबारा उतारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट जिसने थ्योरी का पोर्शन अटेंड नहीं किया था, ठीक है, वो लेक्चर अटेंड नहीं किया हुआ तो फिर उसको वो वहां पे बनाने पड़ेंगे। समझ में आ गया। यानी सिंपल सी बात है, अगर जिसने थ्योरी में वाला अभी तो ये तो सब लिखेंगे, यहां तो कोई दिक्कत नहीं। लास्ट में मैं एक पोर्शन इसमें ऐड करने वाला हूं जो कि योजनाओं के ऊपर होगा। तो योजना वाला पोर्शन मैंने थ्योरी में भी करवाया था। तो जिसने थ्योरी में कवर कर लिया होगा तो योजना दोबारा उतारने की जरूरत है नहीं उसको। बट जिसने अगर थ्योरी में योजना नहीं उतारी होगी तो भाई साहब यहां तो उतारनी पड़ेगी। ठीक है, तो एक बार तो एटलीस्ट करना पड़ेगा। डन। तो स्टार्ट करते हैं इसके एमसीक्यू को, क्योंकि इसके एमसीक्यू काफी ज्यादा आसान और छोटे से हैं। ठीक है, तो पहला ही क्वेश्चन जो आपके पास बनता है वो है आपका निर्धनों के उपभोग की संपूर्ति का दृष्टिकोण। वर्ड क्या लिखा हुआ है? निर्धनों के उपभोग की संपूर्ति का दृष्टिकोण डैश में प्रस्तावित किया गया। यानी कब प्रस्तावित किया गया था? तो याद रखना, पांचवी, क्या वर्ड लिखा हुआ है? फिफ्थ पंचवर्षीय योजना में किया गया था। कब किया गया था? फिफ्थ में। तो यहां पे आपको उटपटांग से कई सारे ऑप्शन मिल सकते हैं, जैसे कि तीसरा, चौथा, दूसरा, पहला, इस टाइप का कुछ भी मिल सकता है। तो आपको याद रखना है आपका आंसर जो है फिर भी पांचवा ही रहेगा। तो यहाँ पे जो आंसर है वो पांचवी पंचवर्षीय योजना में ये प्रस्तावित किया गया था। देन तो निर्धनों के उपभोग की संपूर्ति का दृष्टिकोण पांचवी पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित किया गया। नंबर 2, भारत निर्धनों की पहचान करने के लिए किस संयंत्र का प्रयोग करता है? तो उसका जो वो संयंत्र वो कौन सा है? मासिक प्रति व्यक्ति व्यय। यानी क्या? मासिक प्रति व्यक्ति व्यय, यानी मंथली। ठीक है, जो आपका प्रति व्यक्ति व्यय, व्यय मतलब खर्चा। डन। भारत में पहली बार निर्धनता रेखा की चर्चा किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी सबसे पहली बार। और उन्होंने किसके बेस पे की थी? तो उन्होंने वयस्क जेल निर्वाह लागत, वयस्क जेल निर्वाह लागत के आधार पर निर्धनता का रेखा का आकलन किया था। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने। वयस्क जेल निर्वाह लागत के आधार पर किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। और अगर सिर्फ इनता पूछता है कि भारत में पहली बार निर्धनता रेखा की चर्चा किसने की थी, तो भी आप क्या बोलोगे? दादा भाई नौरोजी। पॉइंट नंबर 3 तक क्लियर। पॉइंट नंबर 4, मनरेगा काम के आधार के सिद्धांत पर आधारित है। तो कोई आपसे पूछ सकता है कि काम के आधार के सिद्धांत पर कौन आधारित है, तो हम बोलेंगे मनरेगा। क्लियर है। दूसरी चीज इसमें जो याद रखने वाली बात है कि ऐसा भी आ सकता है कि मनरेगा डैश के आधार पर सिद्धांत पर आधारित है, तो फिर काम के आधार पर। तो दोनों वे में बढ़ सकते हैं। डैश काम के आधार पर सिद्धांत पर आधारित है तो हम बोलेंगे मनरेगा, और यह भी बोल सकता है मनरेगा डैश के सिद्धांत पर आधारित है, हम बोलेंगे काम के अधिकार। ओके। पॉइंट नंबर 5, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। वर्ड क्या लिखा हुआ है? राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन की अगर हम बात करें, बैंक ऋण पर ब्याज सहायकी प्रदान करता है। क्या करता है? बैंक ऋण पर ब्याज सहायकी प्रदान करता है। आगे, निर्धनता क्या स्वयं को जन्म देती है? निर्धनता स्वयं को जन्म देती है, हम बोलेंगे हाँ सत्य, बिल्कुल सही लाइन है, निर्धनता स्वयं को जन्म देती है। विभिन्न वर्गों, प्रदेशों या दूसरे देशों के मध्य पाई जाने वाली निर्धनता को क्या बोलते हैं बच्चे? सापेक्ष निर्धनता, रिलेटिव पॉवर्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिलेटिव। रिलेटिव पॉवर्टी। रिलेटिव पॉवर्टी वो पॉवर्टी होती है जो कि हम कंपैरिजन में करते हैं। जैसे अगर मैं मान के चलूं, मैं इंडिया को कंपेयर करता हूं अमेरिका से, तो इसका मतलब अमेरिका अमीर है और इंडिया उसके हिसाब से गरीब है, कंपैरिजन अगर देखा जाए तो। क्लियर। नंबर 2, अगर मैं कहूं इंडिया को, अगर मैं मान लो कि नेपाल से कंपेयर करता हूं या फिर श्रीलंका से कंपेयर करता हूं, तो इसका मतलब इंडिया अमीर है और वो दोनों गरीब है।
किसी लोग को भी आप बंदों को भी कर सकते हो। जैसे मान लो मेरे पास मान लो कि कार है, अगले बंदे के पास सिर्फ साइकिल है, तो इसका मतलब मैं अमीर हूं और दूसरा बंदा गरीब है, तो इसमें कंपैरिजन किया जाता है सापेक्ष वाले में। क्लियर हो गया। जबकि निरपेक्ष निर्धनता वो निर्धनता होती है जिसमें जो निर्धनता रेखा की बात की होती है, एक रेखा फिक्स कर दिया, उससे नीचे वाले निर्धन, उससे ऊपर वाले गैर निर्धन, यानी वो निर्धन नहीं होंगे। क्लियर है। यानी ये वाली हमारी जो होती है वो होती है एब्सोल्यूट पॉवर्टी। ठीक है ना। तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी होती है, इसको हम निर्धनता रेखा से नापते हैं। क्लियर। भारत में निर्धनता रेखा की अवधारणा की सबसे पहले शुरुआत 1979 में हुई थी, जिसमें यह कहा गया था कि ग्रामीण निर्धनता रेखा कैसे, और शहरी निर्धनता रेखा के लिए ये फिक्स किए थे दो चीज, 49.04 प्रति व्यक्ति प्रति माह और 56.64 प्रति व्यक्ति प्रति माह का खर्चा बताया गया था। अगर कोई मतलब इतना खर्चा कर लेता है या इतना कमा लेता है तो समझ लो कि वो अमीर है। ठीक है। 2004-5 तक इनको हटाया नहीं गया। ठीक है, ऐसे रखे हुए थे, डेटा पड़ा हुआ था। उसके बाद तेंदुलकर कमेटी आई और तेंदुलकर कमेटी ने क्या करा, इसको चेंज किया और बोला ग्रामीण में 816 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह। ठीक है। और शहर में अगर 1000 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह अगर खर्चा हो जाता है या उसके पास वो है खर्च करने का जो भी है सिस्टम, तो उसको क्या बोला गया, अमीर बोला गया। ठीक है। तो ग्रामीण में 816 की लिमिट रख दी, एक शहर में 1000 रुपए की प्रति व्यक्ति प्रति माह खर्चा का एक लिमिट रख दिया। ठीक है ना। अगर इतना आप खर्चा कर लेते हो तो इसका मतलब आप गरीब तो नहीं माने जाओगे, ये बोला गया। ठीक है ना। ये किसने कहा था, तेंदुलकर कमेटी ने कहा था। और उससे पहले जो चलता था बेटा, ये चलता था 49.04 और 56.64। क्लियर है। उसके बाद अगर मैं कैलोरीज की फॉर्म में बोलूं, यानी आप तो ये देखो, ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के फॉर्म में भी आप कर सकते थे, आप इसे एक्सपेंडिचर की फॉर्म में भी कर सकते हो और कैलोरीज की फॉर्म में भी नाप सकते हो। कैलोरीज में क्या बोला जाता है कि ग्रामीण वालों में न्यूनतम मतलब मिनिमम 2400 कैलोरी की जरूरत होती है। ठीक है ना। अगर 2400 कैलोरी अगर है तो ठीक है, वरना तो बेटा गरीब है। और शहर के लिए कितना, 2100 कैलोरी। यहां पे मैंने बताया था 2400, याद रखना ग्रामीण वालों को ज्यादा दिए कैलोरी, क्योंकि गांव वालों को अधिक परिश्रम करना पड़ता है, एफर्ट ज्यादा लगता है गांव में। ठीक है ना। तो इसलिए कैलोरी की ज्यादा मात्रा भी किसको चाहिए, गांव वालों को चाहिए। शहर में जो है परिश्रम यानी जो श्रम लगता है किसी काम करने के, जो एफर्ट्स होते हैं थोड़े कम होते हैं लोगों के, बैठ बैठ के काम हो जाते हैं आधे से ज्यादा। ठीक है। तो यहाँ पे जो न्यूनतम कैलोरी की बात की वो 2100 की है, तो शहर में 2100 की है और वो किसमें, ग्रामीण में 2400 की कैलोरी की बात हो रही है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है। खर्चों के मामले में शहर का ज्यादा रखा है। ठीक है ना। देखो कंपेयर कर लो, शहर का ज्यादा और गांव का उनके हिसाब से कम है। बट अगर कैलोरीज की फॉर्म में कहता हूं तो गांव का कैलोरी लेवल ज्यादा होना चाहिए। ठीक है। उनको ज्यादा जरूरत पड़ती है कैलोरीज की और शहर वालों को कम, ये बोला गया है। ठीक है। चल, तो पॉइंट नंबर 9 हमने कर लिया, पॉइंट नंबर 9 तक हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चा। तो आगे बढ़ते हैं। अब पॉइंट नंबर अगला देखिए, आपके पास 10th है, यानी 10वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये कह रहा है पहली निर्धनता रेखा आधारित है, किस पे आधारित है, वयस्क जेल निर्वाह लागत पर। यानी जो पहली निर्धनता रेखा थी वो इस पे आधारित थी। यार हमने पढ़ भी लिया था पिछली बार, अभी थोड़ी देर पहले पॉइंट। ठीक है ना। बट फिर भी अगर पहली के वे में भी पूछे तो बेटा यही है सारे आंसर। क्लियर ना। चलो, नंबर 11, वह योजना जिसका उद्देश्य निर्धनों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है, यानी जो है वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है, तो बेटा वो कौन सी है, प्रधानमंत्री जन धन योजना। बेटा कौन सी है, प्रधानमंत्री जन धन योजना। क्लियर है। तो इसे प्रधानमंत्री जन धन योजना कहते हैं। क्लियर है। 2 पॉइंट हो गए। पॉइंट नंबर 12, शहरी क्षेत्रों में स्वरोजगार सृजन के उद्देश्य से लागू किया गया पहला वर्ड, बेटा पहला क्यों, इसके बाद और भी आए थे। तो पहला कार्यक्रम की अगर हम बात करें तो बेटा वो कौन सा, प्रधानमंत्री रोजगार योजना। बेटा प्रधानमंत्री रोजगार योजना, और प्लीज यहाँ पे अंडरलाइन कर लेना, पहला कार्यक्रम कौन सा था, प्रधानमंत्री रोजगार योजना। क्लियर। दोनों फटाफट से 3 के 3 पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है ना। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3। कर लीजिए, एक सेकंड में जरा एक चीज चेक कर लूं। ठीक, ठीक है। तो ये आपके 3 पॉइंट हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं।
बेटा एक देश निर्धन है क्योंकि वह निर्धन है, तो बेटा ये प्रोफेसर नरकशे ने कहा था, ये मैंने थ्योरी में भी पढ़वाया था ये वाला पॉइंट। डन, आगे चलते हैं। व्यक्ति गणना अनुपात, जिसको हम कहते हैं हेड काउंट रेशियो, बच्चे देखो HCR भी बोलते हैं। अब आपको ना यहाँ पे बहुत सारी चीजें याद रखनी है इसके अंदर। देखो अगर आपसे पूछा जाए HCR की फुल फॉर्म क्या होती है, तो आप बोलोगे व्यक्ति गणना अनुपात, यानी हेड काउंट रेशियो। या फिर आपसे PIR की फुल फॉर्म पूछ सकता है इसमें, तो आप बोलोगे निर्धनता प्रभाव अनुपात, यानी पॉवर्टी इंसिडेंस रेशियो। क्लियर है, तो इसको कई वे में आपको पढ़ना पड़ेगा इस लाइन को। आगे ये होता क्या है, जो निर्धनता रेखा से जो नीचे रहते हैं ना जनसंख्या, उनके प्रतिशत की बात करता है। यानी निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाली जनसंख्या के प्रतिशत को क्या कहते हैं, व्यक्ति गणना अनुपात या निर्धनता प्रभाव अनुपात। क्लियर हो गया। भारत में निर्धनता के आधिकारिक आंकड़े बेटा कौन करता है, नीति आयोग। ये भी थ्योरी का पोर्शन था, यहाँ पे मैंने थ्योरी में करवा दिया था पोर्शन कि भारत में निर्धनता के जो आधिकारिक आंकड़े हैं वो कौन करता है, नीति आयोग जो है उपलब्ध कराता है। तो आप 16वें पे आ जाते हैं। उपभोक्ता सीमा का अनुमान, सॉरी उपभोग सीमा का अनुमान लगाते समय केवल निजी उपभोग व्यय का ध्यान रखा जाता है, केवल निजी उपभोग व्यय का ध्यान रखा जाता है। ये भी याद रखना किसका, जब उपभोग सीमा का हम अनुमान लगा रहे हैं, किसका लगा रहे हैं, उपभोग सीमा। तो बेटा इसको भी अंडरलाइन कर लेना, यानी उपभोग सीमा का अनुमान लगाते समय केवल निजी उपभोग का ध्यान रखा जाता है, निजी उपभोग व्यय का। डन, चलो 16 हो गया। 17वां पॉइंट, निर्धनता अंतराल सूचकांक निर्धनता के माप के लिए निर्धनता रेखा का विकल्प है। ठीक है, तो निर्धनता रेखा का जो विकल्प अगर कोई पूछे तो क्या बोला हमने, निर्धनता अंतराल सूचकांक। क्लियर है, ये किसका विकल्प है, निर्धनता के माप के लिए निर्धनता रेखा का विकल्प है। क्लियर है, चलो। पूंजी का संचय किसी राष्ट्र की उत्पादन क्षमता में वृद्धि को सूचित करता है। ठीक है, यानी क्या बताता है, अगर आप पूंजी का संचय हो रहा है किसी राष्ट्र किसी देश में, तो वो उत्पादन क्षमता में वृद्धि को प्रकट करेगा। क्लियर है, सूचित करेगा। चलो पॉइंट नंबर 19, निरपेक्ष निर्धनता को जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं के संबंध में परिभाषित किया जाता है। क्या वर्ड लिखा है, निरपेक्ष निर्धनता को जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं के संदर्भ में परिभाषित किया जाता है। अब मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, जो सापेक्ष होता बेटा वो तो इन रिलेटिव यानी इन रिलेशन में पढ़ा जाता है। ठीक है ना, जो दो लोगों के मध्य, देशों के मध्य, क्षेत्रों के मध्य, इस टाइप से पढ़ा जा सकता है, प्रदेशों के मध्य। क्लियर है ना। बट जो निर्धन, ये निरपेक्ष से बिल्कुल सीधा बोलेगा वर्ड। क्या बोलेगा, जैसे निर्धनता रेखा से नीचे मैंने बताया था एक क्राइटेरिया फिक्स हो जाता है इसमें, तो इसमें कंपैरिजन नहीं, इसमें डायरेक्टली है। तो को जीवन में न्यूनतम आवश्यकताओं के संबंध में, क्या न्यूनतम आवश्यकताएं फुलफिल कर सकता है, हाँ तो गरीब नहीं है। न्यूनतम आवश्यकताएं फुलफिल नहीं कर सकता तो बेटा गरीब है, समथिंग। ठीक है, चलो। मनरेगा के अंतर्गत 100 दिनों की न्यूनतम अवधि के यानी मिनिमम 100 डेज का रोजगार यानी काम प्रदान किया जाता है बेटा। तो कोई पूछेगा किसके अंदर 100 दिनों की न्यूनतम यानी मिनिमम 100 डेज का काम दिया, जो प्रदान किया जाता है, आप बोलोगे मनरेगा। ठीक है ना। और अगर ये पूछे कि मनरेगा के अंदर कितने दिन का होता है, तो बेटा 100 दिन। दोनों आपको याद रखना, ये भी न्यूनतम है, मिनिमम 100 डेज है, ये मैक्सिमम नहीं है, न्यूनतम। ठीक है ना, तो न्यूनतम प्लीज ध्यान रखना ये पॉइंट को, क्योंकि आपने खाली 100 देख करके टिक लगा दिया, वहां पता चला अधिकतम लिखा तो हो गया ना काम खराब। ठीक है, इसलिए ध्यान रखना है। चलो, वे व्यक्ति जो निर्धनता रेखा के ऊपर कभी नहीं जाते उनको कहते हैं बेटा चिरकालिक निर्धन। वे व्यक्ति जो निर्धनता रेखा के ऊपर कभी नहीं जाते उनको क्या कहते हैं, चिरकालिक निर्धन कहते हैं। तो हमने कितने पॉइंट कर लिए, 21 पॉइंट्स कर लिए। ठीक है ना। पूरी कोशिश है आपके लिए इकोनॉमिक्स को इजी बनाने की, जिससे कि आप फटाफट से क्या कर सको। डन, तो फटाफट से ये 21 पॉइंट्स जो है फटाफट से उतार लीजिए। ठीक है, अभी थोड़े और पॉइंट्स लिखते हैं, और अभी तो वो भी सारे प्रोग्राम्स भी करने हैं। डन है ना। मैं अभी एक बार आपसे और बोल देता हूँ, प्लीज अगर आपने वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया दोस्तों के साथ, या फिर अभी तक लाइक नहीं किए हैं, ठीक है, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज ये सब किया करो। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, ताकि आपको हमेशा नई वीडियोस मिलती रहे। ठीक है, इकोनॉमिक्स एंड ऑल अदर सब्जेक्ट के ऊपर भी, बट अभी टाइम नहीं है। इकोनॉमिक्स की वीडियोस बनाने में दिक्कत हो जाती है, थोड़ा सा ये हो जाता है प्रॉब्लम, वरना तो अदर सब्जेक्ट भी काफी सारे हैं जिसके ऊपर वीडियोस बनाई जा सकती है। डन, फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए इसे, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखिए फटाफट से पॉइंट नंबर 22, वे व्यक्ति जो निर्धनता में जन्म लेते हैं, निर्धनता में जीते हैं और निर्धनता में ही मर जाते हैं बच्चा। ठीक है, तो उसे कहते हैं सदा निर्धन। क्या कहते हैं, सदा निर्धन। यानी ये वो व्यक्ति होते हैं जो निर्धनता में जन्म ले रहे हैं, उसी में जी रहे हैं और उसी में मर जा रहे हैं, यानी हमेशा निर्धन ही रहते हैं बच्चे। क्लियर हो गया।
दूसरा लिखा है वे व्यक्ति जो कभी कभी भाग्य का साथ ना देने पर निर्धनता रेखा से नीचे आ जाते हैं, इसका मतलब गरीब हो जाते हैं, तो वो बेटा होते हैं यदा कदा निर्धन। जैसा मैंने बताया था ना, कोरोना टाइम में जो होटल वाले थे, ढाबा वाले थे बेचारे, उनकी तो वाट लग गई थी, ठीक है ना। वो क्यों लग गया था? क्योंकि देखो कोरोना एक ऐसी महामारी आ गई थी जिसके कारण सब कुछ बंद करना पड़ गया था। तो बेटा वही ना, भाग्य का साथ ना देने के कारण कभी कभार निर्धनता से, मतलब निर्धनता रेखा के नीचे आ जाते हो, ठीक है। तो उसे कहते हैं यदा कदा निर्धन, वरना वो गरीब नहीं होते, वो होते ठीक ठाक है, अमीर ही माने जाते हैं, मतलब गैर निर्धन माने जाते हैं, ठीक है, गरीब तो नहीं होते। बट भाग्य के साथ ना मिलने के कारण कभी कभी गरीबी रेखा के नीचे आ जाते हैं, जिसके कारण उनको गरीब बोल देते हैं। क्लियर है? देखो मैंने सदा निर्धन, यदा कदा निर्धन, चिरकालिक निर्धन, है ना, 3 पॉइंट मैंने लगभग यहाँ पे आपको बता दे। बट वैसे और भी निर्धन होते हैं जो कि आपको थ्योरी वाले पोर्शन में जाके कंप्लीट करने पड़ेंगे। क्लियर है? कि वहां पे और भी है, सामान्यतः निर्धन, अल्पकालिक निर्धन, ठीक है। तो बहुत सारे तरह के मैंने पार्ट्स लिखवाए हैं, तरीके से लिखवाए हैं, तो प्लीज वहां पे जाकर के उसको कंप्लीट करिए पहले, ठीक है। थ्योरी इसीलिए कह रहा हूँ, थ्योरी पढ़ना जरूरी है, ठीक है, वो आपको डीप नॉलेज दे देगी हर चीज की। क्लियर है ना? और इनको भी थोड़ा और एक्सप्लेनेशन यहाँ पे मिल जाएगा, इनका आपको थोड़ा और अच्छा मिल सकता है, तो आपको थ्योरी में जाना चाहिए। डन? चलो, पॉइंट नंबर 24, पॉइंट नंबर 25 और पॉइंट नंबर 26, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स आपस में रिलेटेड है, ध्यान से सुनना बेटा इन तीनों पॉइंट्स को। देखो क्या लिखा हुआ है, निर्धनों की संख्या के निर्धारण की प्रक्रिया को विकसित करने का प्रयत्न किया जा रहा था इंडिया में। क्या किया था? निर्धनों की संख्या के निर्धारण, यानी कितने बंदे ऐसे हैं जो निर्धन है, ये है वो, उनका निर्धारण करना था। उन संख्या का निर्धारण करने की प्रक्रिया पर कैसे निर्धारित किया जाए, कोई प्रक्रिया है, तो उस प्रक्रिया को विकसित करने का प्रयत्न किया गया। तो फिर देखो ये सारी चीजें की गई थी। सबसे पहले 1962 की बात करें तो भारत के योजना आयोग, पहले योजना आयोग हुआ करता था, उसको नाम चेंज करके नीति आयोग कर दिया गया था 2015 के आसपास, जहां तक मुझे याद आ रहा है, ठीक है ना। बट और अभी भी आपको याद रखना, ये याद रखना है कि कोई बोलेगा पहले नीति आयोग का पहले नाम क्या था, तो आप बोलोगे योजना आयोग उसका पहले नाम था, और अब क्या है बच्चे, नीति आयोग नाम चलता है। क्लियर है? चलो, तो 1962 में भारत के योजना आयोग यानी नीति आयोग ने देश में निर्धनों की पहचान करने के मानदंड को, बेटे मापदंड नहीं, मानदंड को परिभाषित करने के लिए अध्ययन दल का गठन किया था। तो बेटा ये एक और पॉइंट अंडरलाइन कर लेते हैं यहाँ पे, अध्ययन दल। तो कोई बोलेगा अध्ययन दल का गठन कब हुआ था, तो 1962 में हुआ था। किसने किया था? वही योजना आयोग, उस टाइम पे योजना का नाम चलता था, अब उसका नाम नीति आयोग है, ठीक है। तो इसी ने ही क्या किया था, अध्ययन दल का क्या किया था, गठन किया था। वो भी क्यों किया था? ताकि निर्धनों की पहचान की जा सके, हमें तो निर्धनों की संख्या का निर्धारण करना था ना, तो ये सारी चीजें हुई थी, ठीक है। मैं बस का भी नाम देख लेता हूँ, नीति आयोग 2015 में ही आया था जहां तक है, ठीक है। एक बार क्रॉस चेक कर ही लेते हैं ताकि आपका एक पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। नीति आयोग, हाँ 1 जनवरी 2015 है बेटा, डाल सकते हो डेट, ठीक है ना, सही है, नेट पे मैंने चेक कर लिया है, और ये है 1 जनवरी 2015, ठीक है। तो आप यहाँ पे डाल सकते हो, आपको याद रह जाएगा कि नीति आयोग बेटा कब कब हुआ था, 1 जैन 2015। आप प्रॉपर लिखना, 1 जैन 2015, यहाँ पे JAN जैन पूरा लिखना है, फिर जनवरी आप लिख सकते हो, ठीक है ना। तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बना दिया गया था, यानी इसी को रिप्लेस कर दिया गया था। क्लियर है? चलो, 1979 में फिर भारत सरकार ने प्रभावी उपभोग मांग और न्यूनतम आवश्यकता अनुमान कार्यबल का क्या किया था, गठन किया था। इसका काम भी बच्चे यही था, क्या, निर्धनों की संख्या के निर्धारण की प्रक्रिया को विकसित करने का प्रयत्न करना, यानी निर्धनों की संख्या कैसे निर्धारित करें, उसके लिए पहले ये करा, फिर उसके बाद फिर ये हुआ। क्लियर? तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है बड़े प्यार से। आगे 1989 और 2005 में सरकार ने फिर एक विशेष दल का भी गठन किया था। वो उसका भी काम क्या था, निर्धनों की संख्या के निर्धारण करना, यानी ठीक है, निर्धनों की संख्या का निर्धारण करने के लिए ये सारे काम किए गए। तो तीनों याद रखने पड़ेंगे आपको, पहला 1962, दूसरा 1979, तीसरा 1989 और 2005 में। इसमें 1989-2005 में विशेषज्ञ दल है, 1962 में अध्ययन दल है, स्टडी ग्रुप बोल सकते हो, ठीक है ना। और हाँ, स्टडी ग्रुप कहते हैं जहां तक इसे। और इसमें मैंने बोला कि 1979 में क्या कहता है, सरकार ने प्रभावी उपभोग मांग और न्यूनतम आवश्यकता अनुमान कार्यबल, बड़ा अच्छा नाम है, आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। प्रभावी उपभोग मांग और न्यूनतम आवश्यकता अनुमान कार्यबल का गठन किया।
क्लियर है? तो यहाँ तक तो आप नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से, साइड में वो जरूर लिखना, क्योंकि उसी से आपको समझ में आएगा कि ये सारे ना प्रयत्न किए थे सरकार ने एक प्रक्रिया को विकसित करने का, जिनका काम क्या था, निर्धनता की संख्या के निर्धारण को निकाल, मतलब निर्धनता कितने कितने बंदे निर्धन है, कितने निर्धन नहीं है, तो निर्धनों की संख्या हमें निकालनी थी। तो उनको निर्धारित कैसे करें, उसके लिए 1 2 3, ठीक है ना। चलो, नोबेल विजेता कौन, अमर्त्य सेन की अगर हम बात करें, अमर्त्य सेन जो नोबेल विजेता थे, उन्होंने ही क्या किया था, सेन सूचकांक, यानी अपने नाम पे ही डाल दिया, सेन सूचकांक यानी सैन इंडेक्स जो है को विकसित किया था, ठीक है। तो ये पॉइंट अच्छा है, पूछने लायक पॉइंट है। निर्धनों की संख्या, बेटा वैसे तो पूरी लिस्ट है, बहुत बड़ी लिस्ट है, ठीक है ना, उस लिस्ट को पढ़ने से अच्छा है अगर हम इतना पॉइंट पढ़ ले, एटलीस्ट इतना तो पढ़ ले। अगर आप लिस्ट पढ़ लेते तो बहुत बढ़िया है, ठीक है, आपको नेट पे या बुक्स में लिस्ट मिल जाएगी पूरी, बट एटलीस्ट इतने पॉइंट्स आप पढ़ लीजिए, जिसमें बोला गया वर्ष 1960 से 1961, वर्ष 1993 से 1994, 99 से 2000, 2000, 2009 से 2010 और 2010 11 से 12, ये 5 वर्षों का डेटा मैंने आपके सामने रखा है, जिसमें निर्धनों की संख्या बताई भी है 17, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने लिखी है 32, बेटा ये 32 करोड़ों में है, ठीक है ना, ये किसमें करोड़ों में संख्या है, ठीक है, कहीं पता चला आप इसको खाली ऐसे समझ रहे हो, टोटल 17 करोड़ लोग, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे लिख देता हूँ ना, ये करोड़ में है बेटा, ठीक है ना। तो 17 करोड़ लोग के जो थे, निर्धनों की संख्या कितनी, 17 करोड़, यहाँ पे 32 थी, यहाँ पे 26 थी, यहाँ पे 35.46 और यहाँ 26.93, ये निर्धनों की संख्या है। और कुल जनसंख्या के हिसाब से इनका परसेंट देखिए कि टोटल जनसंख्या में से कितने प्रतिशत लोग निर्धन थे, तो इस टाइम पे 34%, फिर 36% था, ठीक है, यहाँ पे 26.1, 26.1%, ठीक है ना, 26.1% था जहां तक है, ठीक है ना। यहाँ पे 29.8% और यहाँ पे 21.9%, मैं इसको क्रॉस चेक कर लेता हूँ एक बार, 21.9%, क्लियर है ना। तो ये मैंने कुछ डेटा रखा जो कि आपको याद रखना पड़ेगा, मुझे नहीं बचे, ठीक है, ये आपको ही रखना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो, एमसीक्यू की डिमांड की थी बेटा आप सभी ने सीबीएसई बोर्ड से, तो सीबीएसई बोर्ड ने एमसीक्यू आपको दे दिया, और एमसीक्यू याद रखना दुगनी मेहनत करवाता है, हमेशा याद रखना, ठीक है। इससे अच्छा तो बच्चे वो था कि आप वहां पे जाके सब्जेक्टिव पेपर दे करके आते और वहां पे आराम से पेपर टाइम, क्योंकि सब्जेक्टिव में क्या होता है, एक क्वेश्चन आपको मैंने 5 नंबर का पूछा, आपने थोड़ा बहुत भी उसके बारे में लिखा तो आपको नंबर मिल जाते हैं। बट ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर, यानी जो आपने एमसीक्यू की डिमांड जो सीबीएसई से करी थी, सभी ने जो भी हुआ था, तो उसका हिसाब ये होता है कि बेटा अब आपको डीप नॉलेज, यानी आपको बड़ा भी पढ़ना है, आपको छोटा लेवल भी और डीप लेवल भी पढ़ना है, और इवन अगर आपने गलत आंसर चुन लिया तो बेटा पूरा आंसर गलत होगा, ठीक है। ये उम्मीद मत करना कि यार थोड़ा तो मिलता था आधा नंबर तो देते हैं, बेटा नहीं। जैसे आप थोड़ा मिलने का मतलब ये होता है, जैसे मान लो पॉइंट ए पॉइंट बी लिखा हुआ सी में, पॉइंट ए एंड बी दोनों सही है, तो आपने क्या सिर्फ बी पे लगाया, आपने भाई बी तो सही था ना, ठीक है, जबकि आंसर बी एंड ए एंड बी था दोनों उसका आंसर, ठीक है ना। तो अब थोड़ा सही वाला मतलब यहाँ पे होगा नहीं। तो एमसीक्यू याद रखना करने के लिए, परफेक्टनेस चाहिए, और परफेक्टनेस के लिए आपको पहले मैंने बोला ना, आपको वीडियोस पूरी देखनी पड़ेगी और साथ में ये भी पढ़ने पड़ेंगे, तब जाके आप लगा लो कि आप कम से कम 95%, हम मतलब ये मान लेते कि आपने कर लिया है, क्लियर है ना, ठीक है। तो हमने 95% कंप्लीट कर लिया, ये मान लेंगे, ठीक है। 100% मैं कभी बात बोलता ही नहीं हूँ, ठीक है। क्यों नहीं बोलता, क्योंकि मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में भी कि 100% हर कोई नहीं होता, क्योंकि देखो बहुत सारी चीजें पढ़ी जा सकती है बेटा, इतना नहीं है, होने के लिए बहुत कुछ होता है, ठीक है ना। बट हमारी तरफ से 100% है, ये मैं आपको बार बार बोलता हूँ, हमारी तरफ से 100% है, ठीक है। और अपने आप को पूरा मान के चलोगे ज्यादा बढ़िया है, ठीक है। बट याद है ना, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं चाहिए कभी भी, ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में गए आप तो फिर तो लंका दही हो जाएगी, ठीक है ना। चलो, आपने सारे पॉइंट्स लिख लिए होंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, थोड़े और पॉइंट्स और है बच्चे इसमें भी, और उसके बाद फिर मैं एक वीडियोस के साथ मर्ज करूंगा। पॉइंट नंबर 29, पॉइंट नंबर 29 में देखो क्या लिखा है, अंतरराज्यीय अगर तुलना करें, यानी राज्यों के बेस पर अगर तुलना करें, तो उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में बच्चे ये वो जनसंख्या है, मतलब लगभग है, मतलब एग्जैक्ट नहीं है, लगभग जनसंख्या निर्धनता रेखा से नीचे है, ठीक है। तो इसमें देखो क्या है, 29.4% किसकी बात की, उत्तर प्रदेश की, 33.7% लगभग जनसंख्या जो है, प्रतिशत जनसंख्या निर्धनता रेखा से नीचे, किसमें बताया हुआ, बिहार में। तो बेटा ये आंकड़े आपको पढ़ने पड़ेंगे, जैसे उड़ीसा में 32.6 है, ठीक है, बहुत बुरी कंडीशन है उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा की। साथ में मध्य प्रदेश की भी कंडीशन जो है बच्चे वो बहुत बेकार सी है, साफ दिख रहा है उसमें। पंजाब फिर भी काफी सही है, इन सबसे 8.3% जनसंख्या, लगभग जनसंख्या क्या निर्धनता रेखा से नीचे है। हरियाणा में भी ठीक ठाक ही है, लगभग, ठीक है। और राजस्थान में 14.7%, क्लियर है।
यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं किसी को भी, ठीक है। ये आंकड़े बच्चे इसमें याद रखना पड़ेंगे, जितना छोटा चैप्टर होता है उतना ड्रामेबाजी ज्यादा होती है, तो इस चैप्टर में ड्रामेबाजी ज्यादा, आंकड़े आपको ज्यादा याद रखने पड़ेंगे 1 नंबर के लिए। और ये वही आंकड़े बेटा जो आपकी बुकों में दिए हुए हैं, तो इसका मतलब अगर बुक में दिए है तो भाई साहब पूछ सकता है, मना तो कहीं लिखा ही नहीं है, तो इसलिए हमें पढ़ने पड़ जाते हैं आंकड़े सारे, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमें जो ये बुक है इंडियन इकोनॉमिक्स में हम कुछ कटवा भी नहीं सकते, कटवाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। एक टाइम को हम समष्टि वाले में चीजें कटवा सकते हैं, बट यहाँ कटवाना बहुत मुश्किल है, ठीक है ना, क्योंकि कुछ भी पूछ लेगा तो डब्बा गुल हो जाएगा। डन। चलो, देश की प्रति व्यक्ति आय यूएनओ द्वारा निर्धारित मानदंड, यानी जो यूएनओ ने जो मानदंड निर्धारित किए होंगे, ठीक है, उसके अनुसार अगर बोला जाए तो हमारे जो देश को रखा गया बेटा वो निर्धन देशों की श्रेणी में आती है, यानी देश की जो हमारी प्रति व्यक्ति आय है वो यूएनओ द्वारा निर्धारित मानदंड के अनुसार निर्धन देशों की श्रेणी में आती है, यानी हमारे यहाँ प्रति व्यक्ति आय कम है, ठीक है ना। तो देश की, हमारे देश की जो प्रति व्यक्ति आय है वो यूएनओ द्वारा निर्धारित मानदंड के अनुसार निर्धन देशों की श्रेणी में आती है। आगे, योजनाओं की अवधि में, ठीक है, सकल घरेलू उत्पादन जीडीपी की जो विकास दर थी वो 5% रही है, यानी 5% है। क्लियर। एकाधिकार जांच आयोग के अनुसार भारत देश में 1536 कंपनियां मात्र 75 परिवारों के नियंत्रण में हैं। अब देखो ना, सबसे बड़ी बात, सिर्फ 75 परिवार और कंपनियां कितनी, 1536, यानी 1536 कंपनियां इन किनके हाथों में, इन 75 परिवारों के नियंत्रण में है, बताओ, ठीक है। तो ये याद रख लीजिए, ठीक है। एक ये भी है, एनसीएईआर की 2009 और 10 में एक रिपोर्ट आई थी एनसीएईआर की, ठीक है, एक रिपोर्ट आई थी जिसके अनुसार उन्होंने कहा था कि 20% धनी लोगों के पास, यानी देश के 20% धनी लोग जो हैं उनके पास कुल आय, जो देश की कुल आय का 53.2% हिस्सा तो इन्हीं के पास है, देश की कुल आय का, यानी जो हमारे देश की जो टोटल आय है उसका 53.2% हिस्सा तो इन्हीं 20% लोगों के पास है, यानी और जो बाकी बचे, ठीक है, बाकी बचे उनके पास कितना 15 कुछ समथिंग कुछ है, डेटा कुछ रखा होगा, तो वो उनके पास है बेटा। किसके पास, बाकी 40% जो बाकी धनी बच जाते हैं, 20% धनी ऐसे हैं जिनके पास इतना हो गया, बाकी 40% धनी में शायद जहां तक मुझे ध्यान है 15 के आसपास जो है उनके पास हिस्सा है, तो मोटा मोटा तो बेटा धनी लोगों के पास ही है, ठीक है। जो जरा से धनी लोग जरा से हैं बट इनके पास पैसा बहुत है, क्यों धनी, तभी तो नाम धनी है, ठीक है। और गरीबों की संख्या बेटा बहुत है, बट इसी कारण से, ठीक है ना। ग्रामीण निर्धन, ग्रामीण निर्धन में अगर बात करें तो भूमिहीन कृषि श्रमिक आते हैं जिनके पास भूमि नहीं होती, बहुत छोटी छोटी जोतें होती है, ठीक है, किसी काम के मतलब जोतें नहीं होती, इतने छोटे जोते में कौन उगाएगा यार, उगाने से ज्यादा तो कॉस्ट आ जाती है, तो भूमिहीन कृषि श्रमिक बोल दो, या छोटे भूमिधारी जिनके पास छोटी छोटी भूमि है, ठीक है, काश्तकारों को बेटा इसमें शामिल किया जाता है, किसमें, ग्रामीण निर्धन में। वैसे मैंने थ्योरी में पढ़ाया हुआ है ग्रामीण निर्धन और शहरी निर्धन, शहरी में जैसे गली में बेचने वाले आते हैं, ठीक है, कूड़ा करकट उठाने वाले होते हैं, तो बहुत सारे बताए थे, तो इसलिए प्लीज थ्योरी पढ़ लो, मैं बार बार हर वीडियो में यही बोलता हूँ, ठीक है, बट शायद ही कुछ होंगे, कुछ तो होंगे जो सुनते हैं बात को, ठीक है ना। चलो, अब मैं इसके बाद वो वीडियो का पोर्शन मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, डन। और प्लीज यहाँ तक नोट डाउन करो, इसके बाद भी नोट डाउन करो जिसने वो अभी तक नोट डाउन नहीं किए थे, मैं, ठीक है, इसके बाद ही ऐड कर देता हूँ, तो मिलते हैं, ठीक है ना, इसके पोर्शन के साथ ही, इसके पोर्शन में मैं ऐड करता हूँ, 1 सेकंड को। तो आगे बढ़ते हैं। देखो ये जो पार्ट है ना, अब देखो हम क्या करें, वो योजनाएं सारी एक एक नंबर से भी मतलब कवर करेंगे, तो ये जो पार्ट है ना मैं इसको 1 नंबर वाली वीडियो में भी जोड़ूंगा, इसी वाले को ही, ठीक है ना। तो ये 1 नंबर वाली वीडियोस में भी आएगा सब कुछ, और यहाँ पे भी आएगा, डन। तो स्टार्ट करते हैं। देखो सारी योजना हमने पढ़ना था, 3 दृष्टिकोण मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है ना। अब पहले से आप एक एक करके सारी पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री रोजगार योजना यानी PMRY की बात कर लेते हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना आरंभ कब हुआ था, 1993 में इसका आरंभ हुआ था, ठीक है। खादी एवं ग्रामोद्योग जो कमीशन था उसने इसको क्या किया था, लागू किया था, यानी KVIC, ठीक है, ये याद रख लेना, ठीक है ना। तो इसने क्या किया था, इसको लागू किया था, किसने किया था, KVIC ने इसको लागू किया था, जिसकी जो फुल फॉर्म है बच्चा, फुल फॉर्म क्या है इसकी, इसकी फुल फॉर्म है आपकी खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, ठीक है ना, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, ये इसकी फुल फॉर्म है यहाँ पे।
और इसका जो उद्देश्य था वो था शहरी क्षेत्रों में स्वरोजगार सृजित करना। बेटा ये बुक में लिखा हुआ है कि इसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में स्वरोजगार सृजित करना, जबकि अगर मुझे जहां तक नॉलेज मेरे को याद है ये PMRY जो थी वो ग्रामीण के लिए थी, ठीक है, यानी रूरल एरियाज के लिए थी। और जो स्मॉल टाउन्स होते हैं ना, छोटे छोटे जो शहर या छोटे जो कस्बे टाउन टाइप के होते हैं, उनके लिए क्या था, ये योजना थी, ठीक है। बड़ी बुक में प्रिंट जो है इस बार वो जो लेटेस्ट बुक है उसमें ये है कि शहरी क्षेत्रों में रोजगार सृजित करने के लिए ये था, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे ड्रामेबाजी हो सकती है, दोबारा बोल रहा हूँ। आरंभ हुआ था 1993 में, KVIC यानी KVIC ने इसको क्या किया था, लागू किया था, क्लियर, यानी खादी एवं ग्रामोद्योग कमीशन। उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में स्वरोजगार सृजित करना। यहाँ पे मैं थोड़ा सा पॉइंट ये बोल रहा हूँ कि मेरे हिसाब से यहाँ पे ग्रामीण होना चाहिए था, और जो स्मॉल टाउन्स होते हैं, ठीक है ना, उनमें ये स्वरोजगार सृजित करने की बात हुई थी। डन। तो ये पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ, ब्रैकेट में ग्रामीण वाला पॉइंट भी याद रख लो, ठीक है, क्या पता कहीं काम आ जाए, ठीक है। बाकी आप नेट पे सर्च कर सकते हो, जो लगेगा बता देना, मुझे भी कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है ना। प्लस ये तो सही है, शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाना, ये पॉइंट सही है। ये वाला शिक्षित बेरोजगारों को, जो बेरोजगार युवा थे जो पढ़े लिखे थे उनको क्या करना, रोजगार उपलब्ध करवाना इसका उद्देश्य था। इसके अंतर्गत एक व्यक्ति को उद्यम स्थापित करने के लिए 1 लाख और अन्य क्रियाओं के लिए 2 लाख रुपए तक का ऋण मिल जाता था, ठीक है। मैंने ऐसे में जानबूझ के इसलिए लिखा, ऐसे में पढ़ना काफी आसान हो जाएगा, मैंने बहुत सारे वो हैं योजनाएं हैं, कितना याद रख लोगे, तो ऐसे में आपको काफी आसान होने वाला है। डन। पॉइंट नंबर 2, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना SJSRY की अगर हम बात करते हैं तो ये आरंभ हुआ था 1 दिसंबर 1997 को, उसको शुरू किया गया था। उसके अलावा इसका उद्देश्य क्या था, शहरी बेरोजगार जो तथा अल्प रोजगार जो लोग थे उनका स्वरोजगार देना या फिर मजदूरी रोजगार प्रदान करना। देखो ध्यान से वर्ड पढ़ना, ये शहरों के लिए थी, स्पेशली शहरों के लिए ये वाली थी, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, क्लियर है। आरंभ 1 दिसंबर 1997 में हुआ था। इसमें जो है शहरी जो बेरोजगार होते थे या जो अल्प रोजगार लोग होते थे उनको या तो स्वरोजगार यानी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में डलवाना, या तो मजदूरी वेतन वाला रोजगार नहीं जिसमें दिहाड़ी मजदूरी कर करके वो काम वाम करके पैसे कमा सकते थे, वो वाला काम करा, या तो खुद का बिजनेस स्टार्टअप करवाता या तो मजदूरी वाला रोजगार प्रदान करेगा, क्लियर हो गया। इसमें नेहरू रोजगार योजना एक ये वाली योजना और प्रधानमंत्री समन्वित शहरी निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम को क्या किया था, मिला दिया गया था। यानी इन दोनों कार्यक्रमों को मिलाया, योजनाएं जो तुम्हारी थी, और इनको मिला करके किसको किसमें शामिल बना दिया गया, शहरी स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना बना दी गई थी, ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो ये दोनों खत्म हुई, इन दोनों को मिला करके मर्ज करके ये कर दिया गया, ठीक है ना, इसी में ही। चलो तो इसी में इसको मिला दिया गया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। चलो इसके अंतर्गत 2 योजनाएं शामिल होती है, पहला स्वरोजगार शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम और दूसरा मजदूरी वाला यानी शहरी वेतन रोजगार कार्यक्रम, ये दोनों इसके अंदर आती है, ठीक है, वो हमने ऊपर ही पढ़ लिया था। खर्च क्या था इसके अंदर, जो भी कार्यक्रम पे कुल खर्चा होता है उसका केंद्र सरकार 75% तो खुद उठाती है, और राज्य सरकार कितना उठाती है, 25% उस खर्चे का जो भार है राज्य सरकार के ऊपर पड़ेगा, और 75% जो खर्चा वो कौन करता है इस कार्यक्रम का, केंद्र सरकार करती है, क्लियर हो गया। एक बार रिपीट कर देता हूँ, 1 दिसंबर 1997 को ये स्टार्ट हुआ था। शहरी बेरोजगार और अल्प रोजगार जो लोग थे, शहरी बेरोजगार तथा अल्प रोजगार जो वाले लोगों को स्वरोजगार तथा अथवा मजदूरी रोजगार प्रदान करना, ये था। इस वाली योजना में इन दोनों योजनाओं को मिला दिया गया था, कौन कौन सी, नेहरू रोजगार योजना और प्रधानमंत्री समन्वित शहरी निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम को मिला दिया गया था। इसके अंतर्गत 2 योजना शामिल होती है, एक तो स्वरोजगार वाली और दूसरी कौन सी, मजदूरी यानी वेतन वाली, क्लियर हो गया। कोई भी जो भी खर्चा इस कार्यक्रम पे योजना पे होता है उसका 75% केंद्र सरकार करती है और 25% जो है वो राज्य सरकार करती है। देखो इससे ऐसे पढ़ने में काफी आसान हो जाएगा, और 1 नंबर क्वेश्चन अगर यहाँ से बनता ना तो आप कभी छोड़ के भी नहीं आओगे, क्लियर है ना। तो प्लीज इसे नोट डाउन करिए, बिल्कुल ऐसे फॉर्म में कर सकते हो, और आप यहाँ पे ना एक लाइन भी खींच सकते हो इधर भी ऐसे करके। तो 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गए, 4 योजना खत्म, बात तो समझो ना। और हमें टोटल कितनी सारी योजना करनी है आपको पता ही है। आगे बढ़े, अगला पॉइंट देखो, हमारा 3rd पॉइंट कौन सा है, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, REGP है ना, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। तो इसकी बात करते हैं। आरंभ 1 अप्रैल 1995 यानी 1995 को, 1 अप्रैल 1995 को उसको आरंभ किया गया था। किसने किया था, वही KVIC खादी एवं ग्रामोद्योग कमीशन, वही है सेम, तो आप लिख लीजिए। उद्देश्य क्या था, जो छोटे शहर होते हैं या जो गांव होते हैं ना उसमें स्वरोजगार सृजित करना, छोटे शहरों तथा गांव में क्या करना, स्वरोजगार सृजित करना, स्वरोजगार है यहाँ पे भी खुद का करना है, ठीक है ना।
और इसके लिए आपको कितने तक का पैसा मिल जाएगा? 25 लाख का ऋण मिल जाता है। किसको? ग्रामीण शिल्पकारों को, यानी जो उद्यमी होते थे ग्रामीण, उनको 25 लाख रुपए तक का क्या मिल रहा है? यहाँ पे लोन मिल जाता है बिजनेस को सेटअप करने के लिए। क्लियर है? ये तो बहुत आसान सा था, 3 पॉइंट खुला इसमें। ऐसी प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो इसका आरंभ 2008 में हुआ था। इसको भी KVIC, ठीक है ना, प्लीज पूरा नाम लिख लेना, खादी एवं ग्रामोद्योग कमीशन ने ही इसको भी लागू किया था। यानी 3 तो वही है, सेम है ना। उद्देश्य क्या था? अगर आप विनिर्माण उद्यम में जाते हो, यानी जो आपका जो इंडस्ट्री टाइप का वाला जो होता है ना, कौन सा वाला, मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑल ये सब करना जो भी होता है, ठीक है, अगर आप इसमें जाते हो तो 25 लाख तक की सहायता आपको मिल जाती है। और अगर सेवा क्षेत्र में अगर उद्यम स्थापित करते हो, आप सर्विस सेक्टर में करते हो, तो 10 लाख रुपए तक की आपको सहायता मिलती है। क्लियर हो गया? सेकेंडरी में करोगे तो 25 लाख का। थर्ड सेक्टर जो आपके जो तीसरा सेक्टर होता था, उसमें अगर आप करोगे, यानी सेवा क्षेत्र में अगर करोगे, जिसको हम क्या कहते हैं, सेवा क्षेत्र को, जो टर्जरी सेक्टर यानी सर्विस सेक्टर है, उसमें अगर आप करते हो तो क्या होता है, 10 लाख रुपए तक की आपको सहायता इसमें मिल जाती है। क्लियर है? काफी आसान लग रहा होगा। प्लीज लाइक शेयर करना ना भूले वीडियो को, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज वो भी कर लीजिए। मैं इस वीडियो को मैं 1 नंबर की वीडियो के साथ जोड़ूंगा जरूर, मैंने बोल दिया। पहले मैं 1 नंबर के क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद मैं इसको भी वही मर्ज कर दूंगा, ताकि वहां पे भी आप पढ़ सको, और यहाँ पे तो मैं पढ़ाऊंगा। तो जो यहाँ पे पढ़ लेगा उसको वहां 1 नंबर वाली वीडियो में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसको, बट जो यहाँ नहीं लिख रहा है बेटा, वो 1 नंबर वाली वीडियो में लिखेगा, कहीं ना कहीं तो लिखना पड़ेगा ना। चलो इसको लिख लीजिए फटाफट से। तो अब आगे देखिए, हमने पहले दृष्टिकोण के 4 हमने खत्म कर लेते हैं, अब दूसरे दृष्टिकोण के भी 4 ही है, ये भी खत्म कर लेते हैं। उसका तीसरे दृष्टिकोण के बच जाएंगे, और ये फिर मैक्सिमम खत्म। ठीक है ना। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ये हमारी 5वीं योजना, SGSY, इसको स्टार्ट किया गया था अप्रैल 1999 में, यानी 1999 में इसको आरंभ किया गया। यहां तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। उसके बाद लिखा हुआ है, उद्देश्य जो था ना इसका, ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता को दूर करना, गांव में निर्धनता को दूर करना। इसमें समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, कौन सा वाला, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, और स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि पहले से लागू की गई जितनी भी स्वरोजगार योजनाएं थी उन सबको शामिल कर दिया गया। देखो हुआ क्या था, आरंभ अप्रैल 1999 में हुआ है, ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता को दूर करना, और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जो भी पहले विकास कार्यक्रम या जो भी क्या नाम है प्रशिक्षण जो कार्यक्रम चल रहे थे ना स्वरोजगार से रिलेटेड, उन सभी स्वरोजगार योजनाओं को इसमें शामिल कर दिया उठा करके, उन सबको हटा करके ये लेके आ गए। क्लियर? इसके अंतर्गत गांव में स्वयं सहायता समूह को स्थापित किया गया, यानी छोटे छोटे जो है स्वयं सहायता समूह बनाए गए, यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, यानी SHGS ये बनाए गए थे इसके अंदर। 2011 में SGSY यानी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ठीक है ना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में पुनर्गठित कर दिया गया था। इसको किसमें कर दिया गया था? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में पुनर्गठित, यानी रीऑर्गेनाइज कर दिया गया था इसके अंदर। और बाद में इसका नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना। ठीक है ना, तो ये कंप्लीट हो गया। अब इससे रिलेटेड यही है, इसका दूसरा नाम सिर्फ आजीविका भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? आजीविका भी कहते हैं। मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूं उस पॉइंट को। इसे आजीविका भी कहते हैं। इसको छोटे छोटे चरण में इसको क्या है इंप्लीमेंट किया गया था। पहले प्रथम चरण में 2012-13 में इसको लागू किया गया था 150 जिलों में। उसका 14-15 में 150 और जिलों में इसको लागू किया गया, और उसके बाद पूरे भारत में, पूरे देश में इसको लागू किया गया था। 16-17 में पूरे में एप्लीकेबल हो गया था। क्लियर है? पहला 2012 150 जिलों तक सीमित है, फिर 14-15 में 150 और जिलों तक आया ही, फिर 2016-17 में पूरे देश में ये एप्लीकेबल हो गया था। अनुमान ये लगाया गया, इसमें अनुमान ये लगाया गया था कि 90 लाख से ज्यादा लोगों को स्वरोजगार के अवसर इसके अंतर्गत प्रदान किए जाएंगे। ठीक है ना, तो 90 लाख से ज्यादा लोग क्या है इस चीज का बेनिफिट उठा रहे हैं, इस टाइप का अनुमान इन्होंने लगाया है। ठीक है ना। आगे नाम बदलकर इसको भी वही दीनदयाल अंत्योदय योजना या दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना कर दिया गया था, क्योंकि ये आया फिर उसके बाद ये कन्वर्ट इसमें आ गया था। ठीक है ना, तो यहां तक उतार लीजिए एक बार। डन। उसके बाद आया राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। ठीक है, ग्रामीण के बाद क्या है अब शहरी है, यानी अर्बन एरियाज। अब शहरी वाले में क्या बोला हुआ है कि इसका आरंभ जो हुआ था वो 2013 में हुआ था। कब हुआ था? 2013 में इसका आरंभ हुआ।
उद्देश्य था कि जो शहरी निर्धन होते हैं ना उनको बैंक ऋण पर क्या देना, सब्सिडी देना। सहायकी मतलब होता है ब्याज, सहायकी मतलब इंटरेस्ट में थोड़ा सा क्या देना, सब्सिडी यानी छूट प्रदान करना, ठीक है ना। जैसे अगर मान के चलो इंटरेस्ट मान लो 15% है, तो 7% से 15% के बीच में जो एक्स्ट्रा जो है उस पर क्या आपको क्या मिलेगी, छूट मिलती थी, ठीक है ना। यानी आपको यहाँ पे 8% के आसपास तक क्या मिलेगी, यहाँ पे सहायकी मिल सकती थी। तो देखो क्या लिखा है, 2013 में आरंभ हुआ, शहरी निर्धन को बैंक ऋण पर ब्याज सब सहायकी मिली दी गई। इसमें व्यक्तिगत तथा सामूहिक उद्यम स्थापित करने के लिए, यानी जो अपना खुद का करे या सामूहिक अगर कोई उद्यम स्थापित कर रहा है और वो बैंक ऋण लेना चाहता है, तो बैंक ऋण पर 7% से अधिक ब्याज दर पर, यानी अगर आपका ब्याज दर 7% से अधिक है तो ही ये ब्याज सहायकी आपको मिलती थी, ठीक है ना। अब कितनी मिलेगी, वही मैंने बताया, जहां तक अनुमान है कि जैसे मान लो 12% घटे तो 7 5 12 यानी एक्स्ट्रा 5%, तो उस पर आपको ब्याज सहायकी मिल जाती है, ठीक है ना। 5% पे जो 5% मिल रहा है, ठीक है ना। तो ब्याज सहायकी कब मिलेगी, जब 7% से आपका क्या अधिक ब्याज दर वाला आपका ऋण है तो, ठीक है ना। अगर इंटरेस्ट रेट 7% से ज्यादा, अगर ऐसा वाला अगर आपने लोन लिया जिसमें 7% से ज्यादा का अगर आपका इंटरेस्ट है तो ही आपको ब्याज सहायकी मिलती थी। तो व्यक्तिगत तथा सामूहिक उद्यम स्थापित करने के लिए बैंक ऋण पर 7% से अधिक ब्याज दर पर, ठीक है, ब्याज सहायकी यानी सब्सिडी आपको मिलेगी। फिर आया महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा, आरंभ 2005 में हुआ, ठीक है ना। नरेगा, नरेगा सुना होगा आपने, वही। तो 2005 में इसको स्टार्ट किया गया। इसके अंदर 100 दिनों की न्यूनतम अवधि के लिए रोजगार उपलब्ध कराना है, यानी आपको 100 डेज का रोजगार आपको मिनिमम मिलेगा, ठीक है ना। ये बोला गया था एक साल में कि आपको 100 यानी 100 दिनों का, 100 डेज का क्या न्यूनतम अवधि के लिए आपको रोजगार मिलेगा, न्यूनतम अवधि के लिए रोजगार उपलब्ध कराना है, ये उसका उद्देश्य था। यहाँ पे उद्देश्य लिख लेना, उद्देश्य लिखना रह गया, ठीक है। तो उद्देश्य क्या है, 100 दिनों की न्यूनतम अवधि के लिए रोजगार उपलब्ध करवाना। अनुमान यह था कि इस कार्यक्रम से लाभान्वित यानी जिनको बेनिफिट मिला है उन लोगों की संख्या 2018-19 में 5 करोड़ के आसपास, लगभग लिखा हुआ है 5 करोड़ के आसपास हो गई है, यानी 5 करोड़ से या 5 करोड़ के आसपास जो लोगों को इसका बेनिफिट मिल चुका है। और कोई बोलेगा अगर ये नरेगा या मनरेगा जो भी, किस मनरेगा या नरेगा किस सिद्धांत पर आधारित, आप बोलोगे काम के सिद्धांत पर आधारित है। किस पे, काम के सिद्धांत पर आधारित है, डन है। जबकि ये वाला किस पे था, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के यानी स्वयं सहायता समूह के आधार पर क्या के सिद्धांत पर आधारित था ये वाला, ठीक है। ये किस पे, काम के सिद्धांत पे, ठीक है ना। तो 4 और 4 8 होते हैं, ठीक है। बड़ा ही बेकार सा कॉन्सेप्ट है सारे, ठीक है, अजीब चीजें हैं सारी सच में। तो आगे बढ़ते हैं, अब पॉइंट नंबर 9 की बात कर लेते हैं। देखो पहले दृष्टिकोण में 4 करें, दूसरे में भी 4 कर ले, दूसरे दृष्टिकोण में, ठीक है। अब हमारा तीसरा दृष्टिकोण है जिसमें मैंने 5 तो लिख दिए हैं, 2 और रह गए हैं, उसके बाद भी थोड़ा सा और है, छोटा सा 5 मिनट का टॉपिक है, फिर खत्म ये चैप्टर, क्लियर ना। तो सार्वजनिक वितरण व्यवस्था की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, सार्वजनिक वितरण व्यवस्था। सिर्फ यही थोड़ा सा बड़ा है, बाकी सब छोटे छोटे से हैं, अब कुछ नहीं बचा खास। इसको पीडीएस कहते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। क्या कहते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहते हैं। आरंभ हुआ था 1947 में, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इसको स्थापित किया गया था, मतलब ये शुरू किया गया था इसको, क्लियर है। उद्देश्य क्या था इसका, आवश्यक वस्तुओं के सार्वजनिक वितरण के लिए इसको लाया गया था। आवश्यक जो वस्तुएं उनके सार्वजनिक वितरण के लिए इसको लाया गया था। 1992 से पहले, सॉरी 1992 में इसे क्या कर दिया था, परिवर्तित सार्वजनिक वितरण व्यवस्था इसका नाम कर दिया गया था। तथा फिर 1997 में दोबारा से इसको एक और नाम दिया गया, लक्षित सार्वजनिक वितरण व्यवस्था के रूप में पुनर्गठित किया गया, रीऑर्गेनाइज किया गया और फिर दोबारा पुनः लागू किया गया इस नाम से, यानी लक्षित और सार्वजनिक वितरण व्यवस्था, क्लियर है। मैंने क्या बोला, आरंभ 1947 में हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। उद्देश्य क्या था, आवश्यक वस्तुओं के सार्वजनिक वितरण के लिए इसको लाया गया था। 1992 में इसे परिवर्तित सार्वजनिक वितरण व्यवस्था कर दिया गया और 1997 में लक्षित सार्वजनिक वितरण व्यवस्था के रूप में पुनर्गठित, यानी उसके बाद पुनर्गठित किया गया, यानी रीऑर्गेनाइज किया गया से पुनर्गठित, तथा पुनः क्या किया गया, लागू किया गया, क्लियर है। चलो चलो इसके अंतर्गत रियायती दरों पर, यानी जो अच्छी खासी छूट आपको मिल जाती है इसमें, तो रियायती दरों पर खाद्यान्नों के वितरण के लिए उचित मूल्य की दुकानें क्या की, स्थापित की गई। रियायती दर मतलब जो सही दर हो, ठीक है, ज्यादा हाई फाई दरों वाले नहीं मिलेंगे आपको, सही रेट पे कम दरों पे सामान मिल जाएगा। कौन सा, जो जरूरी वस्तुएं होती है वो आपको जल्दी मिल जाएगा, जैसे गेहूं चावल टाइप की चीजें आपको
सही रेट पे आपको यहाँ पे उपलब्ध हो जाएगा। क्लियर है, यानी बिल्कुल कम दर पे। तो इसके अंतर्गत रियायती दरों पर खाद्यान्नों के वितरण के लिए उचित मूल्य की दुकानों की स्थापना की गई थी। भारत में जो पीडीएस यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है, सार्वजनिक वितरण व्यवस्था जो है, वो इस प्रकार का पूरे विश्व में सबसे बड़ा तंत्र है। तंत्र मतलब नेटवर्क होता है, तो नेटवर्क लिख सकते हो आप, ठीक है। सबसे बड़ा नेटवर्क है ये पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा पोर्टल के अनुसार, और अगर हम राष्ट्रीय खाद्य जो सुरक्षा पोर्टल है, ठीक है, उसके अनुसार अगर देखें तो 2020 तक 5 लाख से अधिक दुकानें ओपन कर दी गई है, और जिससे 77 करोड़, लगभग 77 करोड़ लोगों को, ठीक है, जो लाभान्वित लोग हैं उनको आवश्यक खाद्यान्न यानी गेहूं, चावल और मोटा अनाज की पूर्ति की गई है। क्लियर हो गया? क्या बोला मैंने? 5 लाख से अधिक दुकानें। ये आपको कहां मिल जाएगा? ये इन्फॉर्मेशन ये मिल जाएगी आपको, इन्फॉर्मेशन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा पोर्टल में मिल जाएगी। 2020 तक का डेटा वहां पे बोला गया है, और उसके अनुसार उन्होंने बोला कि 5 लाख से अधिक दुकानें वहां पे क्या है, ओपन की गई है भारत में, और 77 करोड़ से मतलब लगभग 77 करोड़ के आसपास लोगों को आवश्यक खाद्यान्न गेहूं, चावल, मोटा अनाज की पूर्ति की गई है, ठीक है। और कोरोना काल में तो आपको पता ही है काफी ज्यादा बढ़ गया था, ठीक है ना। चलो, एक उसके बाद अगला पॉइंट है दोपहर का मध्यावकाश भोजन योजना। ये सभी को पता होती है इस योजना के बारे में। मिड डे मील योजना बोलते हैं ना, ये मिड डे मील वाली है, ये जो स्कूलों में खाना मिलता है ना दोपहर का बच्चों के लिए, वो ये वाली है, ठीक है। तो आरंभ 1995 में हुआ था, 1995। इसको क्या विद्यालय भोजन योजना भी कहते हैं, बच्चे क्या कहते हैं? विद्यालय भोजन योजना भी कहते हैं, ठीक है। 1995 में ये आया था, तो 1995 में इसको लागू किया गया था, विद्यालय भोजन योजना कहते हैं इसे। उद्देश्य था कि राष्ट्रीय स्तर पर यानी जो नेशनल लेवल पर विद्यालयों के छात्रों को बेहतर पोषक भोजन प्रदान करना, यानी एक टाइम का, दिन के टाइम पे जो होता है पोषक खाना मिलेगा, जैसा आपको होता है उसमें दलिया, खिचड़ी और चने एंड ऑल, पता नहीं क्या क्या आपको जो भी आपको मिलता है मिड डे मील में, ठीक है, वो ये है। छोटे बच्चों को भी दिया जाता है ना, वो यही था। 2020 तक, इसमें भी ये बोला हुआ है कि 2020 तक 11.59 करोड़ छात्रों का नाम इसमें था। किसके अंदर? जो दिन का भोजन लेते हैं स्कूल में, उनका नाम था उसमें, ठीक है ना। तो ये 5वीं क्लास तक के या 6ठी क्लास तक के बच्चों को मिलता है, या फिर 8वीं तक का, ये आपको पता होना चाहिए जहां तक है, ठीक है। 5वीं क्लास तक के बच्चों को मिलता है मेरे अकॉर्डिंग तो ये मिड डे मील उनको प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें पोषक खाना उनको दिया जाता है स्कूलों में। क्लियर ना? 2020 तक 11.59 करोड़ छात्रों का नाम इस मिड डे मील की योजना में नामांकित था, यहाँ पे इनका रजिस्टर्ड था नाम, ठीक है ना। चलो, एकीकृत बाल विकास सेवाएं, ये 1975 में आरंभ की गई थी। 1975 में ये एकीकृत बाल विकास योजनाएं शुरू की गई थी। आगे उद्देश्य बड़ा अच्छा उद्देश्य था, 0 से 6 वर्ष के आयु समूह के जो बच्चे होते हैं उनको उनके पोषण और स्वास्थ्य की यहाँ पे क्या की जाती है, स्वास्थ्य में सुधार लाने का प्रयास किया गया था। 0 से 6 वर्ष की आयु समूह के जो बच्चे होते हैं के पोषण तथा स्वास्थ्य स्तर में सुधार के लिए ये लाया गया था। साथ साथ जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, जो दूध पिलाती बच्चों को स्तनपान कराने वाली होती है, ठीक है, उन माताओं को भी इसमें क्या किया गया था, शामिल किया गया था। तो 0 से 6 साल के बच्चे तो थे ही, साथ में गर्भवती जो और जो स्तनपान कराने वाली जो माताएं होती है उनको भी इसमें क्या किया गया था, शामिल किया गया था इस योजना के अंदर। क्लियर है? तो काफी अच्छी योजना थी ये वाली, और 1975 में इसका आरंभ किया गया था। आगे है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, नाम से पता चल रहा है छोटे छोटे से हैं बिल्कुल। आरंभ दिसंबर 2000 में किया गया था। उद्देश्य क्या था? सड़क संपर्क स्थापित करना, यानी आपको पता है, देखो जो पहाड़ी इलाकों में रहता हो, आई थिंक उनको तो ज्यादा ही पता है, या फिर ऐसे इलाकों में जो बिल्कुल ही अंदर मतलब गाँव कस्बों में रहते हैं जहाँ सड़कें नहीं बनी है, तो वहां इनका काम क्या था, सड़कें बनाना, ताकि क्या जरूरी आवश्यकता के सामान वहां पहुंचाया जा सके, लोग आ जा सके, है ना, सब कुछ थोड़ा सहज करना, मतलब सरल करने की कोशिश की गई थी उनकी जिंदगी को। तो सड़क संपर्क क्या गया था, स्थापित करना। इसके कारण जो उत्तर पूर्वी भारत है, जो नॉर्थ ईस्ट का जो पोर्शन था, उसमें जीवन शैली तथा सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों में सुधार हुआ था, ठीक है। इसके कारण जो उत्तर पूर्वी भारत में जीवन शैली तथा सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों में सुधार हुआ था, ठीक है। लास्ट हमारा है वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना, 2001 में इसको लागू किया गया था, 2001 में। उद्देश्य था स्वस्थ शहरी वातावरण प्रदान करना। क्या करना? स्वस्थ शहरी वातावरण प्रदान करना इसका उद्देश्य था। डन। आरंभ कब हुआ था? 2001 में इसको शुरू किया गया था, और स्वस्थ शहरी वातावरण प्रदान करना इसका उद्देश्य था। यानी क्या? यानी जो लोग झुग्गियों में रहते थे उन लोगों के लिए घरों का निर्माण करना,
और निर्मल, इसको याद रख लेना, निर्मल भारत अभियान, निर्मल भारत अभियान के अंतर्गत उनको सामूहिक शौचालय प्रदान करके, ठीक है, स्वस्थ शहरी वातावरण प्रदान किया गया था। कैसे स्वस्थ शहरी वातावरण कैसे मिला था? झुग्गियों वालों के लिए घर, और निर्मल भारत अभियान के अंतर्गत उनको सामूहिक शौचालय, जिसमें जो जिसका यूज हर कोई कर सकता था, ऐसा उनको शौचालय बना बना के दिए गए, ताकि स्वस्थ शहरी वातावरण उनको प्रदान किया जा सके। क्लियर है? 13 हो चुके हैं, फटाफट से खत्म करते हैं इस चैप्टर को। इस चैप्टर की बैंड बजाना आवश्यक है। तो आगे देखिए, अब लास्ट के 2 पॉइंट, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, पॉइंट नंबर 14, ठीक है ना। उद्देश्य क्या था कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं, विधवा है, या अक्षम लोग हैं, यानी जो काम नहीं कर सकते, ठीक है ना, उस टाइप के जो लोग हैं, काम नहीं कर सकते, यानी कोई ना कोई दिक्कत है उनको, ठीक है ना, तो इस टाइप के जो लोग हैं उनको सहायता की जाती है, और जिनका ध्यान रखने वाला भी कोई नहीं है, ठीक है ना, तो ऐसे लोगों की पहले पहचान की जाएगी, उनकी सहायता की जाती है। कैसे? सरकार पेंशन देती है। क्या देती है? पेंशन, यानी कुछ उनके क्या है, उनको पैसा देती है, जिससे कि वो अपना जीवन यापन कर सके, है ना, जीवन यापन कर सके। प्रधानमंत्री जनधन योजना की बात करते हैं, इसके बारे में हर किसी को पता है, ठीक है। इसमें देश के जो निर्धन लोग होते हैं, ठीक है, को बैंक खाता खोलने के लिए प्रोत्साहित किया गया था कि आप अपना बैंक खाता खोलो। इससे एक तो उनकी बचत की आदत पड़ेगी, उनको बचत की आदत क्या बनेगी उनकी, और दूसरा जितनी भी सरकारी योजनाओं का जो पैसा होता है ना, ठीक है, क्या लाभ होता है या कोई सहायकी होती है, जो सब्सिडी होती है, वो तुरंत उनके बैंकों में प्रत्यक्ष हस्तांतरण हो जाएगी। प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाएगी। क्योंकि पहले क्या होता ना, बिचौलिए बीच में से कुछ ना कुछ खा जाते थे, ठीक है ना, और कुछ लोगों तक तो सहायता पहुंचती भी नहीं थी। तो उन्होंने क्या करा, निर्धन लोगों के बैंक खाते खुलवाए, और एक तो उनको बचत की जो आदत है वो लग जाएगी, ये बेनिफिट दिया गया है, ठीक है ना, ये सोचा कि वो बचत करेंगे पैसा। और दूसरा, जो सरकारी योजनाओं को लाभ होता है या कोई सब्सिडी सहायकी होती है, उसको बैंकों में डायरेक्टली क्या किया जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है, ताकि तुरंत सरकार से पैसा कहाँ मिले, लोगों के पास आए। इसके अंतर्गत प्रत्येक बैंक धारक जो होता है, उसको 1 लाख रुपए के दुर्घटना बीमा की बात की गई, और 30,000 का क्या, जीवन बीमा रक्षा का अधिकारी है, ये बोला गया कि जीवन बीमा रक्षा कितना क्या है, 30,000 का अमाउंट रहेगा, और अगर दुर्घटना होता है तो वहां पे क्या 1 लाख रुपए तक का बीमा आपको दिया जाएगा, ठीक है ना, इंश्योरेंस बोला गया है। तो यहां तक तो हो गया होगा, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। इस तरीके से आपको याद करना काफी आसान हो जाएगा, ठीक है ना, मेरे अकॉर्डिंग इस तरीके से याद करना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा आपको। डन। लास्ट का जो पोर्शन है उसको खत्म करते हैं, नोट डाउन कर लीजिए इसे।